चलो कर लो छोड़। सर जी अस्सलाम वालेकुम। कर दी इफ्रा ने कहा था सर एंड कर दे। सर कहते चलें ठीक है, जाए आप लोग। सर जी रिकॉर्डिंग ऑन है। सर आप म्यूट क्यों कर गए सर? ऐसे ना किया करें। इफ्रा तुम्हारे वाला नशा करना है आज। भाई
मेरे वक्त नहीं सकते, जितना महंगा मैं खरीदती हूँ ना, आपको नहीं पता। आप खुद डीलर हो, आप खुद बेच बेच के मुनाफा कमाते हो, आपको क्या पता आपका मुनाफे से घर चलता है, आपने क्या खरीदना। वो ऐसी बातें करती है मेरे वाले नशे की। ओए रिकॉर्डिंग हो रही है। आज बैंड पे थोड़ा रिकॉर्डिंग में पहले बड़ी अच्छी बातें रिकॉर्ड है ना रिदा। रिकॉर्डिंग ही हो रही है, कुछ और क्या रिदा क्या ये भी पॉइंट है। इफ्रा मैं कह रही हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम अब बच्चों। मैंने डीलर बता दिया आपको कौन ड्रग सप्लाई करता है। वालेकुम अस्सलाम सर सर। जी सर चुप करो इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों कैसे हो आप लोग, ठीक हो? यस सर। सर ये रोल नंबर 33 सर, ये अभी बातें कर रही थी सर, मैं सर मना आप कर रही कैसे थी हैं? कब से, सर पढ़ नहीं देते बच्चों बड़े हो जाओ, कब तुम सर, लोगों ने बड़े हमेशा की होना? तरह बहुत प्यारे। कब तुम लोगों ने बड़े होना? सर नहीं नहीं सर, आप सॉरी ना कहें, हमें शर्मिंदा ना करें। हाँ जी, कैसा आप लोगों का वीक गुजरा? कैसे यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं? पता लग रहा है स्पेशली आप 8वें सेमेस्टर वालों के लिए जो है वो बड़ा काम किया जा नहीं रहा है। सर, नहीं सर, मतलब हमारी नहीं मेरा होनी, फाइनल हमारा सेमेस्टर लास्ट 10th थोड़ी वाला है। है। एक एक करके आए, बारी बारी आए। क्या हुआ है, क्या न्यूज़ सर है? हमारी नहीं होनी, हमारा भी 8, हमारा 10th लास्ट होना है, अभी नहीं हमारा। ओ हाँ, ये भी है। लास्ट सेमेस्टर जिनका आठवां जी आठवां सर। था ना, हाँ अब तो ठीक हो गया। कह रहे हैं कि अगस्त से उनका शुरू हो जाए शायद, ये बड़ी ईद की छुट्टियों के बाद ना, 15 अगस्त के बाद सुना है कि Yes, sir. यूनिवर्सिटीज दोबारा से शायद खुल जाएं। सर मेरा सर नहीं ख्याल ओपन तो खुला हो है जानी सर, है केसेस तो फाइनल बढ़ ही सेमेस्टर रहे वालों हैं के लिए। और एसओपीज के बावजूद ये एसओपीज जो होने हैं फैसलाबादी के होंगे। वैसे एसओपी तो ऑल ओवर पाकिस्तान ही अगर देखा जाए तो। सर रिदा कह रही है मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं क्लासेस लेने। ये मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, सारी खवातीन आई हुई हैं, लड़का कोई भी नहीं है। ये वेयर आर द बॉयज ऑफ द ग्रुप? पता नहीं। इस लेक्चर से पहले कौन सी क्लास थी? सर इकराम की क्लास इकराम हो रही की। थी, उन्होंने 15 मिनट पहले स्टार्ट की थी। अच्छा, इकराम की हुई है क्लास? हाँ एंड हो गई सर की। लिंक तो आया हुआ नहीं था। रिदा 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 आप क्या करती हैं, आपको समझ नहीं आती, पता नहीं, टाइम से उठा करें बहन प्लीज। आप उठ के सुबह सुबह देखा करें कि कौन कौन सा लिंक आया, किस किस टीचर ने पढ़ाना है। आप इतनी लापरवाह होती जा रही हैं। नहीं तो मैंने तो ये रात को ही आप लोगों को लिंक 11 बजे भेज दिया था कि 11 बजे आपकी क्लास है। जी सर, आप बहुत जिम्मेदार इंसान हैं सर, हमें पता है सर कि रिदा हमारी ऐसी है। नहीं, मैं बॉयज का पूछ रहा हूँ कि वो बच्चे कितने हैं, कोई दूसरी क्लास ले रहे हैं? नहीं नहीं सर, कह देते हैं कि सर मिस कर रहे हैं, सर हम उनको बुला लेते हैं। सर ने तो दूसरी क्लास कब की एंड की हुई है। सर लड़के नाश्ता कर रहे होंगे। चलो 2-1 मिनट और देख के फिर ये लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि 11:50 पे फिर आपका Yes, नेक्स्ट sir. अगला लेक्चर शुरू हो जाना है कि 11:30 सर पे। टॉपिक बता दें। सर जी जी जी, मैं कह रहा हूँ 11:30 आपका नेक्स्ट लेक्चर कब शुरू होना है? सर लड़के सारे दूसरी क्लास के अंदर हैं। दूसरी किन की क्लास? इकराम साहब की हो रही है? दूसरी नजम साहब की है सर। इकराम साहब की सर। नहीं सर, नजम की क्लास अभी नहीं शुरू हुई इफ्रा। इकराम साहब की यार क्लास हो सर रही है, पूछ उनको रहे हैं मैंने इसके कहा भी बाद था कि कौन सी क्लास क्लास ज्वाइन है। सर ये पूछ रहे थे कि इसके बाद कौन सी और कब है क्लास। सर नजम की क्लास है शायद अगली, मैं ये बता रही हूँ सर। अच्छा, ओके। अच्छा बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स, ठीक है?
इससे पहले हमने हाईजैकिंग को पढ़ लिया, वॉर को पढ़ लिया है, ठीक है, हमने एक्सट्राडिशन को पढ़ा है, हमने पायरेसी को पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक प्रिजनर ऑफ वॉर को भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी तक अगर नहीं पढ़ा था तो वो हमने पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स को पढ़ा था, कि हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो जंग से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड थी, लेकिन हमने ऐसे चीज़ें नहीं देखी कि जो वार ज़रूरी हो जाए तो उसको इवेट करने के लिए या उससे बचने के लिए कौन से स्टेट्स जो हैं वो किस किस्म के इकदाम करती हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली डिस्प्यूट्स तो आपको पता है किसी तरह के भी हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स की अगर आप सबसे पहले तो डिस्प्यूट को देखें ना कि डिस्प्यूट क्या होगा। डिस्प्यूट होता है जी डिसएग्रीमेंट ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल व्यूज और इंटरेस्ट बिटवीन द टू पर्सन्स, ठीक है, ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो आपका स्टेट्स के दरमियान जो इख्तलाफात हो सकते हैं वो आइडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, नजरियाती जिन्हें कहें, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, टेरिटोरियल क्लेम भी हो सकते हैं। जैसे कि टेरिटोरियल क्लेम्स में आप देखें कि चाइना का और इंडिया का आजकल चल रहा है मसला, ठीक है, वो टेरिटोरियल क्लेम की बेसिकली फाइट अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि आप हमारी टेरिटरी में हैं, ये कहते हैं कि नहीं जी आप हमारी टेरिटरी के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह ही हम लोगों का जो इशू चल रहा है वो कश्मीर में चल रहा है, ठीक है, कश्मीर को हम लोग अपना मानते हैं, वो अपना मानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेशनल प्रेस्टीज की जंग हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, फिर अनलिमिटेड कॉलोनियलिज्म की हो सकती है और लिबरेशन मूवमेंट की हो सकती है, ठीक है। अब जैसे लिबरेशन मूवमेंट का जो डिस्प्यूट है वो कोई स्टेट उसको कर रहा हो, जैसे कि अभी ताज़ा ताज़ा आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान में जो है वो इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा है और उसको BLA जो है वो लॉस लिबरेशन आर्मी जो है उसको देख रही होती है। अभी रिसेंटली उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो एक अटैक किया है, आप लोगों को आइडिया होगा ना सारा, ये उसी की कड़ी में से कड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है चाइना के साथ वॉर को लेके, ठीक है, और मतलब ठीक ठाक उन लोगों की जो है ना वो उनको वहाँ पे मार पड़ रही है। मतलब वो चाइनीज़ इतनी शरारत से और इतने टेक्निकल तरीके से मार रहे हैं कि मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि पता नहीं अब ये हो सकता है कि अनट्रू भी हो, लेकिन इसमें मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर जहाँ पर वो अपना वेपन यूज नहीं कर सकते वहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, वहाँ पे वो सिर्फ बाय हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को मार पड़वाने के लिए उन्होंने स्पेशल जो शाओलिन टेम्पल के उनके मार्शल आर्टिस्ट थे ना उनको बुलवा के रखा हुआ था। मतलब वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक साथ 5-5 6-6 बंदों के साथ लड़ लेता है एक, वो मतलब उनका जिंदगी का मकसद ही फाइट होता है। तो वो वैसे किसी वेपन के साथ वॉर के वेपन के साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन वो उनको अजियत पहुंचाने के लिए हर काम कर रहे हैं और वो इतना मार रहे हैं कि बात जगहों पे मैंने सुना है कि वो मार मार के मार देते हैं, इतना मारते हैं। सर 20 बंदों को मार दिया उन्होंने मार मार के। हाँ, और उसके बाद जो रिटेलिएशन के लिए या उनकी मदद के लिए जो टीम आती है उस टीम के साथ भी वही किया जाता है। मतलब जो 10 बंदे गिरा दिए हैं तो उसकी मदद के लिए जो अगली टीम आएगी उसको भी उसी तरीके से वहां पे गिरा देंगे, और इनका फिर आलम यह हो जाता है कि इनके सोल्जर्स जो हैं वो वहीं पे पड़े रहते हैं। मतलब इनके एक नहीं, इनके बड़े वाक़े मैंने इंडियन आर्मी के सुने हुए हैं, क्योंकि कि इनके जब सोल्जर्स मर जाते हैं ना तो ये उनको उठाने भी नहीं आते, इतने डरते हैं। मतलब कारगिल के अंदर भी वाक़या हुआ था, फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर जो हुई थी उसमें तो हज़ारों की तादाद में ये कहते हैं कि जी सोल्जर्स जो हैं वो मिले ही नहीं, ठीक है। अब वो बहाना ये लगाते हैं कि जी हाइट बहुत ज़्यादा थी और चूँकि बहुत हाई अल्टीट्यूड पे फाइट हो रही थी तो इस वजह से। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो जब दुश्मन ऊंची जगह पे मोर्चे अपने बना लेता है, ठीक है, तो आपने जो आपके सिपाही गिरे होते हैं या जख्मी होते हैं उनको लेके आने के लिए भी एक खास तौर पे इस मकसद की एक टीम होती है। तो कहते हैं कि 1962 की वॉर में चाइना से ये अपने बंदे नहीं लेने गए, और मतलब वो जो बंदे वहाँ पर जिनका पता ही कोई नहीं है, जिनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली, वो हज़ारों की तादाद में है, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो मतलब गिर गए थे जंग के दौरान, ये जख्मी हो गए थे, तो उनको वहाँ से किसी ने पिक नहीं किया। तो इसमें सारा जो ये हम लोग आज कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है। अभी अगर पाकिस्तान ना बनता, इंडिया ना बनता, तो हम लोगों के ब्रिटेन के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाने थे, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ रह जाते तो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाने थे, हम लोगों का नजरियाती इख्तलाफ था, ठीक है। मुल्क की सालमियत का, मुल्क की प्रेस्टीज का, ठीक है, या कॉलोनियलिज्म खत्म करने के लिए, जैसे कि ब्रिटेन जो है अगर वो ना जाता
पाकिस्तान ये बड़े सगीर से ये ना हमारी जान छोड़ता। तो ये सब के सब जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाने थे, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है, दिस इज एन डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है जी। या तो वो लॉ के पॉइंट पे इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर वो किसी फैक्ट को लेके इनका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन द objective of international law to develop the means and ways through which the disputes among the nations may be resolved, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ है ये मुख्तलिफ ट्रीटीज के थ्रू या मुख्तलिफ कस्टम्स के थ्रू, मैं इसका ओरिजिन बता रहा हूँ आपको, ये मुख्तलिफ ट्रीटीज के थ्रू या मुख्तलिफ कस्टम्स के थ्रू जो है ये उसको डील करता है। अब जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी नोयत क्या हो सकती है कि जिसको आप डिस्प्यूट कहें, एक तो मैटर है वो मैटर्स में से मैटर ही नहीं है, मतलब छोटी सी फजूल सी बात है तो उसको आप कहें जी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ठीक है। कभी ऐसे नहीं होता, मतलब तुम महज कुछ लोगों की वजह से जो है वो पूरी पूरी स्टेट्स जो है वो कभी भी नहीं लड़ती आपस में। डिस्प्यूट इंटरनेशनली क्लेम्ड होता है, उसके पीछे 3 वजूहत होती हैं, ठीक है। पहली वजह तो है कि ये जो डिस्प्यूट होता है वो हमेशा 2 स्टेट्स के दरमियान होता है, वो दोनों स्टेट्स को कह रही होती है कि ये हमारा मसला है, ठीक है। अब एक स्टेट कह रही हो कि मसला ही नहीं है तो वो खुद ब खुद ही अपना डिस्प्यूट खत्म कर देती है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे, हम लोगों का चाइना के साथ भी बड़ी जगह पर डिस्प्यूट होना था, ठीक है, लेकिन हम लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि हमें पता था कि चाइना जो है उसको किसी तरीके से हैम्पर करना बड़ा मुश्किल है, तो हमने खुद ही उनको अपनी कई जगह जो हैं वो हमने उनको खुद ही दे दी कि जी इन जगहों को आप लोग ले लें, इन जगह की। इसी तरह ये इंडिया और चाइना में भी यही था कि जो तिब्बत था वो चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया इंडिया का, तो इंडिया वालों ने भी कहा ठीक है हम तो उसको डिस्प्यूट मानते नहीं है, ये आपके टेरिटरी में तो आप लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब देर आर अगर आप कभी इसकी तिब्बत की हिस्ट्री पढ़ोगे तो देर वाज अ टाइम कि ये डिस्प्यूटेड एरिया था, फिर इस पर चाइना की आ गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये हमें इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या जी डिस्प्यूट जो है वो स्टेट्स जो है उसमें स्टेट्स के दरमियान क्लेम होना चाहिए, ठीक है। फिर रीजनेबल उसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कि ये किसी एक्शन की तरफ लेके जाए किसी भी स्टेट को, कोई स्टेट दूसरी स्टेट में इंसर्जेंसी कराने की कोशिश करे, सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की कोशिश करे, डायरेक्ट अटैक करवाने की कोशिश करे या इनडायरेक्ट करवाने की कोशिश करे। अब ये जो हमारा रिसेंट जो मतलब कुछ लोग जो है वो इंटरनेशनल जो है ना उसको लॉ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, वो समझते। अभी सबसे बड़ा आप देख लो कि किसी भी इंटरनेशनल अफेयर की या इंटरनेशनल लॉ की आपकी अपनी कंट्री के अंदर किस कदर उसकी पकड़ होती है कि आप देखें कि एक इंसर्जेंसी या उनका बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया का चाइना के साथ, ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली क्या वो किसी तरीके से पाकिस्तान पे भी करने की कोशिश करें कि जी अगर हम लोग किसी परेशानी के अंदर हैं तो इनको टाइम ना मिल जाए कि ये हमारे हालात मजीद ख़राब कर सकें। तो ये मतलब जिस तरह हम इंडिया में खालिस्तान की तहरीक को हमने तेज़ किया हुआ है, ठीक है, हम अपने तरीके से एक वॉर को कर रहे हैं, ठीक है। जब सिख जो हैं वो चाहे जैसे भी हैं वो सिख हमारे कोई रिश्तेदार तो हैं नहीं या उनके साथ कोई हमारा कोई इतनी ज़्यादा कुर्बत हो, लेकिन उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के पीछे ये इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने करतारपुर बॉर्डर खोला या जो भी कुछ किया क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे पहले से जो है ना इंडियन पंजाब के अंदर 1984 से अगर आप देखो वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है और दिन ब दिन वहाँ पे जो ताल्लुकात है ना उनके वो खराब हो रहे हैं। स्पीकर माइक तुम में से किसी का खुला है, मुझे शोर आ रहा है यार, जब आते होते हो म्यूट कर 2-3 बच्चों का ओपन है माइक, इसकी वजह से बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, या आप म्यूट कर दें। चलें जी, मैंने तकरीबन अपनी तरफ से तो सबको म्यूट कर दिया। देखो अब पर ये है ना कि जो बच्चा सवाल पूछना होता है वो एक दफ़ा अपने आप को अनम्यूट करके वापस चला जाया करे। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस बच्चों में आपको बता रहा हूँ कि 1984 से अगर आप देखें तो इंडिया का जो कश्मीर है वहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू है, ठीक है। हमारी बलोचिस्तान में तो बड़ी देर बाद आके ये काम शुरू हुआ है ना, और फिर उसके बाद कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन आप देखें कि हम लोग सिखों को क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमें पता है कि वहाँ पे जो तहरीक है खालिस्तान की उसको हमने तेज़ इस तरीके से करना है। अब इंडिया ने ये जो रिसेंट ये जो हरकत हुई है, क्योंकि जो BLA है इसकी टोटल फंडिंग जो है
वो एक तरीके से इंडिया के थ्रू ही आ रही होती है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो हमारे कुछ लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इख्तलाफ हो इस बात पे, ठीक है, वो खुद भी कहते हैं, वो कहते नहीं कि जी हमारी फंडिंग सारी अपनी होती है। खैर जो भी, लेकिन अब इस हरकत की जो जिम्मेदारी है वो BLA ने कबूल किया, उन्होंने कहा जी कि ये अटैक जो है वो हमने किया था। तो ये सारी जो हरकत होती है, ये हरकत के पीछे वजह यही थी कि बाजी शर्मा माइक म्यूट कर लो। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज़ हो रही है जी, इसमें ये चीज़ हो रही है बच्चों, हमने इन डिस्प्यूट्स को देख लिया है कि इनका जो ओरिजिन है वो कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई मुल्क अपने मुल्क के मामलात को कुछ देर के लिए दुनिया की नज़र हटाने के लिए वहाँ पे भी किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इंडिया और चाइना में शदीद प्रेशर चल रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान का ध्यान हटाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि जी सारा कुछ इंडिया में नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे सोल्जर्स को क्षेत्र नहीं पड़े, पाकिस्तान में भी बड़ा कुछ हो रहा है, उन्होंने ये बड़ी एक फजूल एक मतलब चीप अटेम्प्ट किया है, ठीक है। हुआ तो उससे अल्लाह माफ करे कुछ नहीं, जो जो उनके प्लान्स थे, लेकिन उनको भी पता होता है कि जी एक मुल्क की आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक कर रहे हो, इसकी ग्रेविटी जो है, इसकी ग्रेविटी क्या होगी। आप में से अगर किसी बच्चे को ने कुछ सवाल करना होगा तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं फिर यहीं से उसको ताकि जवाब दे सकूं, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं होगा मेरे पास। अच्छा, अब उसमें ये चीज़ होती है कि ये मैंने आपको वजह बता दी है कि जब एक मुल्क के अंदर बिगाड़ चल रहा हो तो वो किसी दूसरे मुल्क में भी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है, वहाँ पे बिगाड़ डालने की कोशिश करता है, चाहे उसके पीछे उसके आउटकम्स कुछ भी ना हो, चाहे ये स्टॉक एक्सचेंज जो है इस पे अटैक से उनको कुछ नहीं मिला। अब ज़ाहिर बात है वो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को तो नहीं वो उस पर कब्जा कर सकते थे या हाईजैकिंग कर सकते थे, उनको पता था कि इन्होंने मारे जाना, पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है, ठीक है। लेकिन इस तरह की जो फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट, ये इसको आप फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट कह सकते हो कि ये फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट करने का मकसद ही यही होता है कि कुछ देर के लिए मुल्क का और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का ध्यान जो है ना वो हट जाए, वो मतलब उन्हें पाकिस्तान नज़र आ जाता है, उन्हें पाकिस्तान में गोली वार कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम पीसफुल और एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को हम देखते हैं। इसमें पहले नंबर पे जी आर्बिट्रेशन, ठीक है। आप पाकिस्तान में भी आर्बिट्रेशन का लॉ पढ़ोगे और बाहर के मुल्कों में भी जो आर्बिट्रेशन है वो बड़ी हद तक जो है वो इफेक्टिव है। हमारे भी किसी हद तक जो फैमिली लॉज हैं उसमें आर्बिट्रेशन को बड़ा उन्होंने इम्पोर्टेंस दे दी है। मतलब तलाक मौसा सर्टिफिकेट तब तक जारी नहीं होता जब तक आर्बिट्रेशन ना हो जाए, जब तक दो पार्टीज आपस में बैठ ना जाए या वो जो काउंसिल वाले हैं वो दोनों पार्टीज को एक दफ़ा कहना दें कि जी आप लड़ाई माफ़ करें, अल्लाह का घर साफ करें। ये बच्चे सारे आते ही ना खुद ही अपने आप को म्यूट कर लिया करें। अच्छा जी, अभी आर्बिट्रेशन जो है ये डिस्प्यूट को सेटल करने का एक पीसफुल तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, जो पार्टीज इसको फैसला करेंगी वो क्या कहलाएंगी, आर्बिट्रेटर्स कहलाएंगी, वालेकुम अस्सलाम। और जो पार्टीज मतलब जो इसका डिसीजन होगा, जो इनका नतीजा निकालेंगे वो अवार्ड होगा। मतलब पार्टीज जो हैं जो डिसीजन देती हैं, जो आर्बिट्रेटर जो होते हैं, the decision of the arbitrator is called award. The party to the dispute select arbitration. Article 15 of the Hague Convention lays down the international arbitration as for its object the settlement of disputes between the states by judges of their own choices and the basis of respect of law, ठीक है जी। अब जो arbitration है ये इनका जो award होता है, ये कोई भी पार्टीज होती हैं इनके ऊपर वो लाजम तौर के ऊपर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, उनका जो फैसला होगा। पहले नंबर पे कोई डिस्प्यूट है, अगर आपने उसको सोल्व करना है तो उसके लिए आर्बिट्रेटर आप चूज करोगे कि जी ये स्टेट जो हैं या ये मेंबर जो हैं उसकी आर्बिट्रेशन करें, और उसका जो डिसीजन होगा वो आपके लिए अवार्ड कहलाएगा, और इस अवार्ड को आपको मानना प्रीसली जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते थे, उस चीज़ को आप एग्री नहीं करते थे, तो फिर आपने उसके लिए व्हाई डिड यू आस्क फॉर दैट, ठीक है। एक चीज़ को आपने एग्री नहीं करना है, एक बंदे को आप कह रहे हो कि जी आप मुसालियत के लिए आप दरमियान में आओ, ठीक है। आप
अच्छा जी, सर ये क्लास का नहीं है, ये जो है 38 रोल नंबर जिसने 48 38 है सर। 48 38। जी सर, ये कोई मुबीन बलोच के सर हमारी क्लास का नहीं है, इसी का माइक ऑन है। एक चलो चलो, ही इज गॉन, निकाल दिया मैंने उसको। चलो अच्छा जी, आर्बिट्रेशन का आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया है कि आर्बिट्रेशन एक पार्टीज होती हैं जिनको पार्टीज जो हैं वो आर्बिट्रेटर्स को सिलेक्ट करती हैं। इसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना होगा तो ये एक कन्वेंशन है, उसका आर्टिकल 15 है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो डिस्प्यूट को किस तरीके से सेटल करते हैं, उनके डिसीजन को क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये तो एक तो हो गया आर्बिट्रेशन, जब किसी मैटर को आपने पीसफुली सॉल्व करना है तो इसके लिए आप आर्बिट्रेटर्स हायर करते कन्वेंशन है, हैं। आर्टिकल 15 ऑफ कन्वेंशन है। आर्टिकल 15 ऑफ हे कन्वेंशन, HAGUE कंट्री का नेम है, मैं शायद सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, ये है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे इसका जुडिशियल सेटलमेंट का तरीका है। जुडिशियल सेटलमेंट इज पीसफुल मोड टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। एट प्रेजेंट देयर इज अ कोर्ट व्हिच इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस which decides the international disputes. The decision of the international court of justice are binding upon the parties concerned. ठीक है जी, इसका भी मैंने आपको बताया कि ये भी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज होगा, क्योंकि अगर पार्टीज ने इसके साथ एग्री नहीं करना था, इसके फैसले के साथ एग्री ही नहीं करना था, तो पार्टीज क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ जाएंगी। ये आर्बिट्रेशन के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको भी पार्टीज जा सकती हैं अपने किसी फैसले के लिए। जैसे कि अब आपको पता है कि ये कुलभूषण यादव का इस तरह का जो केसेस जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो लोग ले जाते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने बकायदा एक असाइनमेंट भी पूरी तैयार की है, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो मेरे ख्याल में इसके बारे में इतना काफ़ी होगा, इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है। अच्छा जी, इसके बाद निगोशिएशंस हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, हेड ऑफ द स्टेट्स या जो डिप्लोमेट्स होते हैं किसी भी स्टेट के, वो जाते हैं, वो जाकर निगोशिएशन करते हैं। मतलब कि दो स्टेट्स के दरमियान कोई इशू आ गया है, कोई मसला परेशानी आ गई है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मसले को हल करने के लिए वो हेड ऑफ द स्टेट को भेजेंगे या डिप्लोमेट को भेजेंगे जो कि आपस में निगोशिएट करेगा कि किस तरीके से हमें इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट का हल निकाल सकते हैं। मतलब आपको पता है कि किसी जगह भी अगर कोई अट्रॉसिटी कमिट होती है तो पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि वो इंडियन हाई कमिश्नर को बुला कर उसको अपना रिकॉर्ड वो करवाते हैं एहतजाज, ठीक है। या इंडिया में कुछ होता है तो वो पाकिस्तानी जो मेजर डिप्लोमेट जो होता है उसको बुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी तरह ये जो कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं जो इनको लगता है कि जी स्टेट्स के डिप्लोमेट्स ही हल कर लेंगे, वो आपस में जाते हैं और वो निगोशिएशन करते हैं, वो अपनी स्टेट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, वो अपनी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निगोशिएशन होती है। इसमें हेड ऑफ द स्टेट भी जा सकता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो आपका PM होता है। तो इसमें क्या होता है जी, हेड ऑफ द स्टेट या डिप्लोमेट निगोशिएशन के अमल को कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे सबसे पहले नेगोशिएशन ही होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन से पहले भी बातचीत होगी तो आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इसका ऑर्डर थोड़ा सा है अपना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ स्टेट्स के दरमियान बातचीत भी नहीं हो सकती। मतलब अब से पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान इतने ज़्यादा क्रिटिकल हालात थे कि इनके मतलब कुछ स्टेट्स हैं, सपोज अगर आपके उनके साथ सफारती ताल्लुकात ही नहीं है तो आप उनके साथ निगोशिएट कैसे करोगे। सपोज अगर इसराइल है, उसके साथ आपके सफारती ताल्लुकात ही नहीं है तो आप उनके साथ कैसे निगोशिएट करोगे। आप उसके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ या आर्बिट्रेटर्स के जरिए जाओगे ना, क्योंकि आपका अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं वहाँ जाएगा, आपके डिप्लोमेट्स वहाँ पे डिप्यूटेड नहीं है। तो इस तरह ये है कि निगोशिएशन जिस जगह पे नहीं हो सकती वहाँ पे फिर ये बाकी चीज़ें होती हैं।
तो जहां पर आपके अपने स्टेट का डिप्लोमेट नहीं बैठा, ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं जा सकता, फिर वहां पे दूसरी चीजें होंगी। थोड़ा सा इसका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझ आ गई मेरी बात? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा जी, आप गुड ऑफिस और मेडिएशन जो है उसको हम कह लें व्हेन द पार्टीज रिफ्यूज टू नेगोशिएट यूजुअली अ फ्रेंडली स्टेट थर्ड स्टेट assist in the solution of international dispute. The third state plays its role without participating in negotiation between the parties. In mediation, third state not only offers its service but actively participates in the talks. अब इसमें क्या है जी, इसमें कोई थर्ड स्टेट जो होती है वो क्या करती है, वो आकर कहती है कि जी हम आपकी सुलह करवा देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं कि जी हम आपके दरमियान निगोशिएशन करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है किसी मैटर के ऊपर, तो ऐसा अफगानिस्तान तो कभी भी नहीं करेगा। तुर्की कह लो या चलो ईरान कह लो, वो बीच में कहता है कि जी हम फलाना फलाना आपका मैटर है, हम इस मैटर को सॉल्व करने के लिए जो है ना हम बीच में आपके साथ टॉक्स में बैठते हैं। कि कोई मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि दो बंदों की लड़ाई होगी तो वो तीसरे भी किसी को बिठाएंगे कि यार ये बाज़ औक़ात बंदा जो है ये फजूल बात करता है, तो आप बीच में बैठे। तो बीच में वो बंदा जो वो कमज़ोर नहीं होता, हमेशा वो एक इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है, वो ताकतवर होता है, जिसकी थोड़ी बहुत ही दोनों बंदों के अंदर से हो। ज़ाहिर बात है जो थर्ड पार्टी होगी वो वही होगी ना जिसको दोनों पार्टी एग्री करती होंगी कि जी इस बंदे की हम, अगर ये बंदा हमें कुछ कह देगा तो हम इसकी बात भी मान लेंगे, ठीक है। तो गुड ऑफिस जो हो गए या मेडिएशन जो हो गई वो एक्सक्यूज मी सर, सर ये लाइन को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। कौन सी लाइन? सर ये द थर्ड स्टेट प्लेज इट्स रोल विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन नेगोशिएशन, सर इसको एक्सप्लेन कर दें। वो उसमें ये होता है कि सर ये गुड ऑफिसेज वाले में है। ये मैंने देख लिया है, इसमें यही मकसद होता है कि इसकी जो पार्टिसिपेशन है ना वो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं ये कि जी वो खुद उसके अंदर बीच में कोई डिमांड्स नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब कि वो दो स्टेट्स आपस में बैठ रही होती हैं, बाज़ औक़ात वो उनके साथ ही बैठ रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे को कंपेल कर रही होती है। मतलब तो ऐसे ही है कि जैसे एक दो पार्टीज के दरमियान मैटर है, एक तीसरा बंदा उन्होंने रख लिया, ठीक है। वो तीसरा बंदा जो है वो उनके दरमियान में नहीं बैठ रहा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उनके निगोशिएशन के जो पॉइंट्स है ना वो एक के दूसरे को बता रहा है, दूसरे के तीसरे को बता रहा है, वो इस तरीके से होती है। मतलब ये एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर नहीं समझ आई सर। देखिए पार्टिसिपेशन जैसे, ऊपर लिखा है, आगे सर्विस का भी लिखा हुआ है कि सर वो सर्विस अपनी सिर्फ सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करेंगी। सर सर ये दो जैसे चीजें नहीं समझ आ रही। जैसे अमेरिका ने है, यूएसए, उसने ओवर द डिकेड्स बार बार पैलेस्टीन और इसराइल के दरमियान निगोशिएशंस करवाने की ट्रायल्स की हैं। उसने बार बार उसने अपना एक पूरा रिसर्च सेंटर बनाया हुआ इस डिस्प्यूट पे, जो कि 2 डिकेड्स से काम कर रहे हैं। सर वो निगोशिएशंस की सेंस में हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जी, हम उसकी बिल्कुल एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अपना ये मेरे से जो एक मतलब आप पूछ रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा हमने इसको नैरो होके नहीं देखना कि जी इतना नैरो हो जाए कि अब इसमें देखो सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि वो बंदा, वो जो थर्ड स्टेट है वो बीच में इंटरवीन कर रही है, वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही है, वो कह रही है कि जी मैं आपके मैटर के अंदर आपके मैटर के अंदर आती हूँ। अब इसको लिटरल लेके जाना मतलब ये वो कह रहे हैं कि जी विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द नेगोशिएशन, मतलब इसकी वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो अपनी सर्विसेज दे रही है, वो क्या कर रही है, वो दरमियान में आके दोनों के जो मैटर है वो सोल्व करने के लिए एक का मैसेज दूसरे को भेज दिया, दूसरे को पहले भेज दिया। इसमें भी अगर आप वही कंडीशन लगा लें कि जब दो स्टेट एक साथ नहीं बैठ सकती, तो ये गुड ऑफिस जो मेडिएशन हो गए, जो थर्ड स्टेट्स हैं, ये अपना रोल कर सकती है, ये असिस्ट करती हैं। और जो इनके असिस्टेंट्स है ना बच्चे, उसी को इनकी सर्विसेज कहते हैं। बेशक ये बीच में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, हालांकि अमूमन डायरेक्टली पार्टिसिपेशन भी होती है। मतलब बाज़ का दो स्टेट्स के साथ तीसरी स्टेट का भी प्रेसिडेंट बैठ जाता है, वो कहता है कि जी आप बताएं आपका क्या मसला है। लेकिन अमूमन ये इस सूरत में होता है कि जब दोनों ही आपस में बैठने को तैयार ही नहीं है, दोनों का आपस में कोई सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दिए हैं, डिप्लोमेट्स को भी भेज दिए। आपको पता है जब वॉर शुरू होने वाली होती है तो वो क्या करते हैं, वो डिप्लोमेट्स को भी उठा देते हैं वहां से। तो ये उस सूरत में है। बात क्लियर हुई है? जी सर, ओके। ये मतलब बिल्कुल नैरो अप्रोच नहीं आपने लेनी है। मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि जी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। सर तो मतलब ये कि इस वो जो है थ्योरेटिकल मीनिंग ये है कि वो जो है उनसे अपनी कोई अलग से डिमांड्स नहीं रखेगा, बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनकी इनिशिएशन कराने की दो डिस्प्यूटेड स्टेट्स की। हाँ उनको सर ये असिस्ट मतलब करेगा है। जी। इसका इसमें ये है, देखो इसके ये एक तो जो आप कह रही हो वो भी, और दूसरा इसमें ये है कि तो देखो यार हमेशा दरमियान में वो बंदा रखा जाता है कि जो कि बिल्कुल जी न्यूट्रल होता है।
जिसको who has nothing to do with all the matter, ठीक है जी। उसको आपने कोई भी डिस्प्यूट है ना, आप उसमें एक न्यूट्रल बंदे को लाओगे। इसमें बस यही है कि बाज़ औक़ात वो साथ बैठ सकता है, नेगोशिएशन के दरमियान वो बैठ के उनके बात कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नेगोशिएशन में भी नहीं बैठता, ठीक है। वो एक स्टेट का मैसेज लेके दूसरी स्टेट के पास जाता है, दूसरी स्टेट का मैसेज लेके पहली स्टेट की तरफ आता है। दोनों चीज़ें ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर बेशक नहीं लिखा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 3 स्टेट्स भी इकट्ठी बैठ जाती हैं, जिसने नेगोशिएशन करवानी होती है उसका भी प्रेसिडेंट जो या पीएम जो है वो बाज़ औक़ात बैठ जाता है कि जी आप कर लें। मतलब वो ऐसे होता है कि वो किसी ना किसी कन्वेंशन में बुला लेता है, या किसी मुल्क का कोई किसी किस्म का कोई इवेंट होता है, वो उसमें दोनों स्टेट्स को इनवाइट कर लेता है कि जी आप बैठ जाइए। तो पॉइंट क्लियर हुआ कुछ इसमें? जी सर, थैंक यू सर, समझ आ गई। ठीक है। अब इसमें अमूमन मैंने आपको बताया कि कई सालों से अब बाज़ कंट्रीज, अब पाकिस्तान जिस तरह इसने रिदा ने मिसाल दी पैलेस्टीन की एंड इसराइल की, ठीक है। इसी तरह मतलब कई स्टेट्स जो हैं वो शुरू से ही कह रही हैं, यूएसए बड़ी दफ़ा कह चुका है, और भी मतलब कि जी हम पाकिस्तान और कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उनकी जगह इसलिए नहीं बन रही क्योंकि हम लोगों के तो आपस में डायलॉग ऑलरेडी चल रहे हैं ना, ठीक है। जब आपका दूसरी स्टेट के साथ ऑलरेडी यू आर इन स्टेट ऑफ डायलॉग, तो फिर आप कहते हो कि तीसरी स्टेट को भी हम देख लेंगे, और वैसे भी आप उस बंदे को बीच में लाते हो जिसकी आपने बात माननी होती है ना। तो ये कोई अपना अमेरिका का जो झुकाव है वो आपको पता है बाज़ औक़ात इंडिया की तरफ ज़्यादा हो जाता है, बाज़ औक़ात पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमको इतना ज़्यादा उनको इंटरवीन नहीं करने देते। अच्छा जी, अब इसमें कॉन्सिलिएशन है, ठीक है जी। ये फॉर्मल प्रपोजल ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट है, ठीक है जी। इसमें क्या ये मुसालियत होती है, ठीक है, कि कोई फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो देख लेंगे जी कि आया इसको हमें इस इशू को रिजॉल्व करना है, इसकी मुसालियत करनी कि नहीं करनी। मतलब इसके लिए कमीशन या कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। वो कमेटी जो है वो उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये फॉर्मल प्रपोजल होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। मतलब कि किसी स्टेट एक जगह पे आपने इन्वेस्टिगेट किया एक इशू को, ठीक है जी, कि इस वजह से ये मसला हो रहा है, उसके बाद आप कॉन्सिलिएशन का फॉर्मल प्रपोजल उन्हें भेज देते हैं कि जी आप मुसालियत कर लें। मतलब जैसे कि इंडिया और चाइना का भी करंट स्टेटस चल रहा है, ये जब इशू लोकेट हो जाएगा, पता लग जाएगा जी कि इस हरकत की वजह से इनके दरमियान में लड़ाई हुई थी या झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को मुसालियत दे सकती है। वो कहती है कि आप हमारे साथ मुसालियत कर लें, जैसे कि इनके साथ इससे पहले भी एक दफ़ा इंडिया वालों के साथ हो चुका कि चाइना वाले जो है इनके बॉर्डर के अंदर कुछ 70-80 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा घुस आते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं कि जी अब हम मुसालियत करते हैं, 20 किलोमीटर आप यहाँ से पीछे चले जाएं, 20 किलोमीटर हम यहाँ से पीछे चले जाते हैं। मतलब वो माइट इज राइट, हंसी वाली बात है ना कि आप पहले ही एक स्टेट के अंदर आप 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर इन्वेड कर चुके हो, और आप उनको कह रहे हो चले जी अब हम जंग बंदी करते हैं, 20 किलोमीटर आप चले जाएं पीछे। मतलब जो आपका जिस पे कब्जा है, ठीक है, वो पे उसके काफी रकबे पे मैंने कब्जा करके मैं आपको कह रहा हूँ। तो मतलब कॉन्सिलिएशन जो होती है ये मुसालियत का एक प्रपोजल होता है, ठीक है जी। इसके बाद यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो आपको पता है बाय पीसफुल मींस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 2 पैरा 3 of the charter. The General Assembly and Security Council has been given wide power in respect of specific settlement of dispute. जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जैसे कि उन्हें बेहतर लगता है, उन्हें ठीक लगता है, वो अपनी मर्जी से अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने की करते हैं। मैं चूंकि इसको इतना ज़्यादा नहीं मानता क्योंकि ये बाइस्ड है। कोई भी इदारा जब भी आपने किसी चीज़ को फैसला करने के लिए रखा होता है ना बच्चों, तो हमेशा उस चीज़ का, उस पर्सन का, उस इदारे का न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है। न्यूट्रल कोई इदारा कैसे होता है? जब उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो या रशिया दे रहा है, चाइना दे रहा है, या सबसे ज़्यादा अमेरिका दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा कि ये जब भी कोई फैसला होने लगता है तो यहाँ पे वीटो की इन्होंने बीमारी दी हुई है, ठीक है। वो कभी चाइना इस्तेमाल कर लेगा। सिक्योरिटी काउंसिल तो है ही बायस्ड, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल तो पूरा बायस्ड है। वो अपनी फंडिंग्स की वजह से ना, कि इनकी फंडिंग होती हैं, और मतलब कि इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, अभी आज हमने जो डिसाइड किया है, जो हमने पढ़ा है, वो हमने पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स को बच्चों हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, बाकी ये टॉपिक हम फिर कल कंप्लीट करेंगे। आपने जो एसेंशियल्स ऑफ डिस्प्यूट बताए थे वो एक दफा रिपीट करते हैं। बिटवीन द स्टेट और 2-3 आपने बताए थे। एसेंशियल एक देखो जी, एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड होंगे, टेरिटोरियल क्लेम होंगे,
national prestige, colonialism Yes, sir. एंड लिबरेशन मूवमेंट्स। कॉलोनियलिज्म की मैंने आपको मिसाल दी थी, पाकिस्तान की जो आज़ादी थी, जो ब्रिटेन कब्जा नहीं छोड़ रहा था, जो कॉलोनीज थी डिफरेंट, ठीक है। जो लिबरेशन की थी वो आप BLA की ले लो या इंडिया में खालिस्तान की ले लो, Yes, sir. ठीक है। या उसके बाद जो Yes, sir. नेशनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी उसी में ले लो, टेरिटोरियल क्लेम्स में आप यही इंडिया चाइना की वॉर ले लो, सबकी मैंने तकरीबन आपको 7 मिसालें दी हैं। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, कोई आज के लेक्चर में कोई चीज ऐसी तो नहीं जो समझ ना आई हो? नहीं सर, आगे ही समझ सारी। चलो Everything is clear. चले ठीक है बच्चों, ये आपकी क्लास मेरे Thank you ख्याल so में much, sir. खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। बाकी फिर हम इसको इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का था ये। मुझे कल का लगता है टॉपिक बता दें। बेटा कल हम इसी टॉपिक को आगे करेंगे। एक आज हमने जो पीसफुल सेटलमेंट का पढ़ा है, कल हम इसमें कंपलसरी जो है ना, या कंपल्सिव और कोर्सिव मीन जो सेटलमेंट है हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंपल्सरी, कंपल्सिव और कोर्सिव। ओके सर। ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।